नमस्कार। मैं नासिर अली खान अपने YouTube चैनल मैथ विद नासिर खान पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहद ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आपको टॉप 15 सवाल आपको कराने वाला हूँ, जो आने वाली परीक्षा है जो आपकी चल रही है SSC GD और यूपी पुलिस के आपके फॉर्म अभी आने वाले हैं, उनके लिए भी आपके ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी से अपनी तैयारी बरकरार रखिए और जितने मैं सवाल कराता हूँ आप उनको ध्यान से उनको कीजिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिसंबर में 5 तारीख से मैं पूरा ही मैथ यानी कि जीरो से लेकर टॉप लेवल तक वो आप लोगों को यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, अपने इसी चैनल पे मैथ्स विद नासिर खान पे। तो आप लोगों से जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और आने वाली 5 या 6 दिसंबर से मैं आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक के सारा का सारा आपको मैथ कराने वाला हूं। जो आने वाले एग्ज़ाम आपके यूपी लेखपाल हो, चाहे आपकी ग्रुप डी हो, चाहे आपका SSC CHSL हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, इन सभी के लिए मैं जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं, जो आने की संभावनाएं हैं, उसी पर टोटल बेस आपको मैं सवाल कराने वाला हूं। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक उत्साह और उमंग के साथ मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। जो आपका पहला सवाल दे रखा है, बड़े ध्यान से और बड़ी शिद्दत के साथ आप लोगों को इन सवालों को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन कोशिश करनी है कि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इन सवालों में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका सवाल दे रखा है 0.16 और 0.64 के बीच का मध्य अनुपाती है। यानी कि आपको निकालना है इस सवाल में कि 0.16 और 0.64 के मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो आता है आपका मध्य अनुपाती मेरे प्यारे बच्चों, फिर आता है आपका तृतीय अनुपाती, फिर आता है आपका चतुर्थीय अनुपाती। ये चीज़ हम इन सवालों में निकालना पड़ता है हमें। तो आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। आपको सिर्फ एक बात अपने जहन में उतार लेनी है कि इन सवालों को सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे और सारे के सारे आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो जब कभी भी आपके एग्जाम में सवाल आता है मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती या चतुर्थीय अनुपाती, तो आपको एक बात याद रखनी है, B अगर आपसे पूछता है कि मध्य अनुपाती क्या होगा, यानी कि दो आपके कोफिशिएंट हैं, तो मध्य कितना होगा, इसका x में मध्य मान लेता हूं, ये B है आपका। अब इनका अनुपात पूछा मध्य अनुपाती, तो A/x बराबर x/b। तो यहां से आपका मध्य अनुपाती x² बराबर AB आ जाएगा, जिसको मैं लिख दूंगा x के बराबर √AB। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि मध्य अनुपाती का मतलब क्या है, इसके A और B के मध्य का क्या होगा। ठीक है, वैसे ही है 0.16 और 0.64, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं यहाँ मध्य अनुपाती कि आपका कितना हो जाएगा, x बराबर √16 × 64। अब यहाँ देखो, आपको दशमलव को भूल जाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर 16 का लेता हूँ तो 4 का √16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 0.4 × 0.8। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4×32, कितना 0.32। ये आपका मध्य अनुपाती हो जाता है। तो मध्य अनुपाती कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सवाल में आपसे पूछता है कि मध्य अनुपाती की जगह आप तृतीय अनुपाती बताओ, तो तृतीय अनुपाती में क्या होगा, तो इसका तृतीय अनुपाती में मैंने अभी क्या लिखा, A, X और B। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने इसके A और B के मध्य वाली टर्म क्या होगी वो आपको निकालनी थी, तो मैंने लिखा 1/x बराबर x/b। बात समझ में आई है।
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका ए बी हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए बी मैंने निकाल दिया कि एक्स आपका कितना 10.32 आपका मध्यानुपाती। अगर आपका आता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना था, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये लिख लिया होगा आपने, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। ये आपका मध्यानुपाती था। अगर तृतीय अनुपाती पूछता तो आप क्या करते हैं, अब आपसे पूछता कि तृतीय अनुपाती कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए मानते हैं हम, फिर बी है, फिर आपका एक्स तीसरा मान लेते। जो पूछा है उसको ही हम एक्स मानेंगे, जो पूछा है उसको एक्स माना। तो अब सेम कंडीशन लगा लो, ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी, तो ए बट एक्स बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर बटे ए। लिख लो आप इसको बड़े ध्यान से। अगर आपसे पूछता है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो जो चीज़ पूछी जाती है हम उसको ही क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ए बी और x माना, तो ए बटे बी बी बटे एक्स, तो बी स्क्वायर ए एक्स कितना हो गया आपका बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगी, ठीक है। ये आपका तृतीय अनुपाती था। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं हम। अब आपसे पूछता है चतुर्थी अनुपाती, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, आपसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब यहां देखो, अब आपको तीन कोफिशिएंट आपको गिवन दे रखे होंगे, ए बी और सी, और मैंने माना कि इसको चौथे को एक्स मान लिया। हमें क्या निकालना था, चौथा एक्स निकालना था। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखो आप, ए बटे बी बी बटे सी और सी अपॉन एक्स। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कंपैरिजन ए और इसमें कर दूंगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स। तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए, ठीक है। हमने बताया कि मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, चतुर्थी अनुपाती कैसे निकालते हैं। आपका ये आ गया। बात किसकी है, सिर्फ ए बी और सी पर ही हमें काम करना है। तो एक्स बराबर बी सी अपॉन ए आ जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। आपको क्या दे रखा है, इस टाइप का सवाल 100% आपका यूपी पुलिस या एसएससी जीडी या ग्रुप डी के जितने +2 के एग्जाम होते हैं, इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि बहुलक 8 है, बहुलक 8 है, जिसको हम इंग्लिश में बात करते हैं, बोलते हैं मोड। मोड आपका 8 दे रखा है और माध्य माइनस माध्यिका, मीन माइनस मीडियन बराबर 12 है। तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ध्यान से आपको देखना है कि इसको मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो अब आपको जो गिवन दे रखा है वो चीज़ लिख लेते हैं हम। आपको माध्य माइनस माध्यिका दे रखा है। क्या दे रखा है, माध्य माइनस माध्यिका किसके बराबर, 12 के बराबर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब और देखिए, अब बहुलक क्या दे रखा है आपको, बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक आपको दे रखा है 8। अब मैंने आपको एक बात याद होनी चाहिए, अगर आपको वो बात याद नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुलक जो होता है आपका, बहुलक जो होता है जिसको हम बोलते हैं मोड, बहुलक होता है आपका 3 मीडियन, कैपिटल M लिख देता हूँ, -2 मीन, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर दिया मैंने। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब यह देखो आपके 3 मीडियन -2 मोड, सॉरी मीन, क्या मैं बहुलक कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है, बराबर 3 मीडियन माइनस कैपिटल है ये 3 कैपिटल M -2 स्मॉल m। अब यहाँ से
आपको क्या निकालना है, सिर्फ माध्य निकालना है। क्या मैं यहाँ से माध्यिका की वैल्यू निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, ये आपका कैपिटल माध्यिका कैपिटल एम, सॉरी इस आपको किसकी वैल्यू निकालनी, माध्यिका की, तो स्मॉल एम माइनस 12 बराबर कैपिटल एम हो जाएगा। ये इधर पहुंच जाएगा माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में, तो स्मॉल एम माइनस 12 बराबर कैपिटल एम आ जाएगा। अब आपके पास कैपिटल एम की वैल्यू आ गई और वो यहाँ रख दीजिए आप, कितना आ जाएगा 8 3 एम माइनस 12 माइनस 2m, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लो आप 8 बराबर 3m माइनस 36 माइनस 2m, 36 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 44, 44 बराबर स्मॉल m। आपसे क्या पूछा था, यही पूछा था कि आपका कितना होगा कि माध्य क्या होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 44। आपको बात सिर्फ इतनी याद रखनी कि जो बहुलक होता है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अगर आपको ये बात आपको याद है तो इस सवाल को आप बना सकते हो, अन्यथा आप इसमें तुक्का ही लगाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको क्या दे रखा है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके क्या दे रखे हैं, 3 सवाल लिखे हैं मैंने। पहला सवाल देखिए आप, अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। फिर दूसरा सवाल है आपका, चौथा किस सवाल नंबर 4 है आपका, 5376 भाग 24 गुणा 13 माइनस 703 बराबर x²। आपको x की वैल्यू निकालनी है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या निकालना है, आपको a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 4:a दे रखा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अनुपात a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका क्या होगा। बड़े ध्यान से देखो इन सवालों को हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए, अल्कोहल और पानी। तो अल्कोहल और पानी, अल्कोहल को मैं जहां भी लिखूंगा अल्कोहल आपका पानी, अल्कोहल आपका ए से डिनोट कर लिया मैंने, और पानी को वाटर से डब्ल्यू से डिनोट कर लिया। तो पहला जो मिश्रण है ना आपका, तो उसमें अनुपात 5:2 है, 5:2 है, A1 एंड W1। ठीक है, फिर आ जाता है A2 और W2, इसमें अनुपात आपका कितना 7:6 है। यह बात आपको समझ में आई। अब हमें क्या करना है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि जो नया मिश्रण है आपका कितना बन जाए 8:5, यानी कि इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिला दूं कि वो कितना बन जाए 8:5 बन जाए। तो देखो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, बहुत ध्यान से देखो। ये टोटल कितना है, अगर मैं सिर्फ अल्कोहल की बात कर देता हूं तो 5/7 होगा कि नहीं होगा अल्कोहल। यहां देखो आप, अल्कोहल कितना होगा 5 और 2 7, अल्कोहल हो गया आपका 5/7 अल्कोहल। फिर वाटर कितना है, अगर सॉरी अल्कोहल दूसरे में 7 और 6 कितना, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया 13, तो 7/13। अब यहां दोनों को मिलाया तो कितना होगा आपका 8/13। अगर यहाँ 7 है या 13 है, यहाँ 13 है। अब ये बताओ 13 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 91 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको 91 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 91 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 91 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13, इसको मैं काटूंगा 7, ये कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब आपका बन गया 13 पंजे 65, कितना बना, A1 बन गया आपका 65 और A2 कितना बन गया मेरे भाई 49। अब ये दोनों मिला दिए तो कितना बना आपका 7×8 56, कितना बना 7×8 56। अब इसको आप निकाल लो, ये कितना बन जाएगा 7 और ये कितना बन जाएगा आपका 9। तो आपको किस अनुपात में मिलाना होगा, 7:9 में मिलाओगे आप तो आपका कितना बन जाएगा 8:5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अल्कोहल और वाटर किस अनुपात में मिलाना है 7:9
9 में आप मिलाते हो तो आपका अनुपात कितना बन जाएगा, 8:5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आपका सवाल करता हूँ, सवाल नंबर 4। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखिए और देखने के बाद कोशिश करिए इस सवाल को करने की। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं इस सवाल। अब सवाल नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा, बहुत ध्यान से देखो आप। क्या दे रखा, 53,5376 भाग 24 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले हम भाग खत्म करते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, तो कितना हुआ, 57, 24 दूनी 48 और 96 हो गया, तो 24 चौका 96। अब आपका सवाल कितना बन गया कि मैंने भाग को खत्म किया तो 224 गुणा 13 माइनस 703 बराबर एक्स स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की। अब यहां देखो आप, अगर मैं 13 यहां से कॉमन ले सकता हूं या नहीं, अगर मैं 13 यहां से कॉमन लेगा तो ये देखो आप, 13 पंजे 65, 53 हो जाएगा, यानी कि 13 से ये डिवाइड नहीं होने का। तो अब आपको यहाँ ही मल्टीप्लाई करनी होगी, या 7 और 3 10 नहीं हो रहा है ये भी, तो 13 चौका 52 और 13 दूनी 26 और 5 31 और 13 दूनी 26 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 29 माइनस 703 बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 9 में से 7 गए, 2 बच जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया आपका, कितना, एक्स स्क्वायर आ गया आपका 2209। एक्स की वैल्यू कितनी है, √2209। अब यहाँ देखो आप, अगर मैं 30 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 900 होता है, अगर मैं 40 का स्क्वायर करता हूँ 1600 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करता हूँ तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके समथिंग होगी। अगर मैं 45 का स्क्वायर देखता हूँ, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, कितना, 2025। अगर मैं 50 का स्क्वायर करता हूँ कितना आ जाएगा, 2500। तो ये किसके समथिंग होगा, या तो 47 का स्क्वायर है, या तो फिर ये 47 का स्क्वायर है। यूनिट प्लेस पर हमने देखा कि कितना है, 9 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। तो √2209 आपका किसका स्क्वायर, किसका अंडर रूट आता है, 47 का। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 47 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इतनी बड़ी पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2209 किसका स्क्वायर अंडर रूट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 47 का होता है। 50 तक तो याद होने चाहिए। देखो आप कर भी सकते हो, ये एक ट्रिक है। अगर ये 50 है और ये 47 है, कितना कम है, 3 कम है, किससे, 50 से, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 0। अब 50 का हाफ कितना होता है, 25। 25 में से कितना कम था, 50 में से 47, 3, 25 में से 3 माइनस कर दो, 22 हो जाएगा। तो 2209 इज द स्क्वायर, 47 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आता है, 2209 आता है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 देखिए आप, सवाल नंबर 5 क्या दे रखा है, अनुपात से सवाल है ये आपका। इस टाइप का सवाल 2018 यूपी पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप, ये इसको मैं लिखूंगा a+b बटे a-b बराबर 4/1। आपको निकालना है क्या है, a³ + b³ बटे a- b³, ये आपको निकालना है। या तो आप यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। अगर ये आपका सेम है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, a + b बराबर 4a - 4b।
अब ए इधर चला जाएगा, बी इधर ले आओ, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 5b बराबर 3a। 5/3 एक a बटे b। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, यहाँ रख दो आप। ए का क्यूब एक की वैल्यू कितनी 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और बी की वैल्यू कितनी 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 125 माइनस 27, ये कितना आ जाएगा आपका 7 5 12 और 4 और 1 5, 152 बटे कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गए 8 बच जाएंगे आपके, यहाँ 11 में से 2 गए 9। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 49, ये 76। तो आपका आंसर आ जाएगा 76:49। देखिए इस सवाल को दोबारा से, a + b बटे a - b बराबर 4/1 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, a और b की वैल्यू निकाल दी है मैंने। a और b का अनुपात कितना आ गया 5:3 आ गया। मैंने देखा a³ + b³ अपॉन a³ - b³ कितना है आपका, मैंने वो रख दिया। तो a की वैल्यू कितनी 5, 5 के क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, इनको दोनों को ऐड किया फिर माइनस किया, तो आपका आंसर कितना आ गया 76:49। ठीक है, ये 9 नहीं है, ये 4 है आपका। ठीक है, ये 4 और 49 है। आई होप कि आपको ये तीनों सवाल अच्छे से आए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर आगे चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, सवाल नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है। एक बाइक डीलर ने एक बाइक को 30% और 40% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा। यदि बाइक का विक्रय मूल्य 44,100 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, 2 क्रमागत छूट दे रखी है 30% की और 40% की, और आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 44,100 रुपये, और आपसे पूछा क्या है अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस क्या था जो उसके बाइक पर डाल रखा था उसने। तो जब कभी भी हम इस टाइप का सवाल देखते हैं तो हमेशा आप कोशिश करना कि 100 को मान लो आप। एमआरपी मैंने 100 मान लिया, एमआरपी आपका एमआरपी 100 मान लिया मैंने। अब 100 पे मैंने 2 डिस्काउंट दिए, 30% का एक डिस्काउंट दिया और एक डिस्काउंट आपको 40% का दिया। अब 2 डिस्काउंट देने के बाद मैंने आपको वो साइकिल या बाइक बेच दी। अगर 100 पे 30% का डिस्काउंट यानी कि 70 का बिका होगा। ठीक है, अब 70 पर 40% का डिस्काउंट, अगर 70 का 40 निकालता हूं तो 28 आएगा, तो 28 और डिस्काउंट दे दिया 70 पर मैंने, तो कितने का हुआ आपका ये 42 का हुआ कि नहीं हुआ। 70 पे 28 का डिस्काउंट दे दिया मैंने। यहां देखो आप 70 गुणा 40/100 कितना आ जाएगा 7 चौक 28। अब जो 70 की चीज ही मैंने 28 रुपये और डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितने का दिया मैंने 42 का। बट सवाल में कितना दे रखा है, 42 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 44,100 रुपये। अगर मैं इसको 21 से डिवाइड कर देता हूं तो 21 इधर आ जाएगा, और एक आपको निकालनी किसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ 2 को ही, या तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप, 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 105 1050 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मालूम हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर ए, तो उसकी वैल्यू कितनी रही होगी 1,05,000 रुपये उस बाइक की कीमत रही होगी। या तो फिर आपको 1 की वैल्यू निकालूंगा मैं, अगर 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1050। अब आप यहां देखो कि मैंने एमआरपी कितना माना था 100 माना था, तो 1 की वैल्यू कितनी 1050, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको गुणा कर दो। अगर मैं गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 1,05,000 रुपये आपकी इसकी कीमत होगी। जो बाइक की कीमत थी, एमआरपी था 1,05,000 था, 30% का डिस्काउंट फिर 40% का डिस्काउंट दिया, तो वो आपको कितने की पड़ी 44,100 रुपये की। आपको ये नहीं करना कि 30% और 40% डिस्काउंट दिया यानी कि 70%, तो उसकी दुकान ही खाली हो जाएगी बाइकों की से। ठीक है, नुकसान में चला जाएगा वो। तो हमेशा जब कभी भी डिस्काउंट निकलता है तो बारी बारी से डिस्काउंट यानी कि छूट दी जाती है, ये नहीं कि हम उन दोनों को ऐड करने के बाद डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको
अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल आपको क्या दे रखा है। सवाल ये है कि मोहन और शंकर की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रम से 3:8 है। 8 वर्ष बाद मोहन की आयु 20 वर्ष हो जाती है। 5 वर्ष पहले शंकर की आयु क्या थी। अब इसमें सिर्फ आपको मोहन और शंकर की आयु का अनुपात दे रखा है। मोहन और शंकर, मोहन भैया हैं और शंकर भैया हैं, इन दोनों का आपको अनुपात दे रखा क्या, 3:5, 3:8 सॉरी 3:8 दे रखा है दोनों की एज का अनुपात। 8 वर्ष बाद मोहन की आयु 20 वर्ष हो जाती है। अब मोहन 8 वर्ष बाद कितना होगा, 3x + 8 होगा कि नहीं होगा। ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 3x बराबर 20 में से 8 चले जाएंगे 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब आपसे पूछा क्या है, 5 वर्ष पहले शंकर की आयु क्या थी। यह आपकी वर्तमान आयु का अनुपात है। तो 4 × 32, शंकर की वर्तमान आयु कितनी, 32 साल प्रेजेंट एज है आपकी। ये प्रेजेंट एज किसकी है, ये शंकर की। शंकर की प्रेजेंट एज कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, 32 साल। 5 वर्ष पहले की पूछा है तो 5 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 7 और 2 27 साल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछता कि 5 वर्ष पहले शंकर की आयु क्या थी तो कितनी, 27 साल। अगर पूछता आपसे कि 5 वर्ष पहले मोहन की आयु कितनी थी तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी, 4 × 12। यहाँ तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो कि 3x की वैल्यू कितनी, 12। तो मोहन की वर्तमान आयु 12 है और शंकर की कितनी है, 32। 5 साल पहले अगर मोहन की पूछता तो कितना हो जाता आपका, 12 में से 5 निकाल देते, 7 साल। शंकर की पूछिए, शंकर की कितनी हो जाएगी, 27 साल हो जाएगी। ठीक है, सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 क्या दे रखा है। एक पर्स में 455 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के का अनुपात दे रखा है। 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सवाल कुछ इस टाइप का है कि 455 रुपये आपके पर्स में है और 455 रुपये जो आपके पर्स में है उसमें 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। बट उन सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो यहाँ देखो आपको नंबर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के आपके पास सिक्के हैं। बट उनके अनुपात कितने दे रखे हैं, 2, 4, 5। बहुत ध्यान से देखो, अगर आपके पास 1 रुपये के 2 अनुपात, यानी कि 1 रुपये के सिक्के 2 के अनुपात में है तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे आपके, 2। 2 रुपये के सिक्के आपके पास कितने हैं, 4, तो 8 आ जाएगा। 5 पंजे 25। ये किसके बराबर दे रखा है आपका, 455 के। किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों, 455 के। इसको ऐड करो 35 आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 455। आपको निकालनी वैल्यू किसकी, 4 की। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 सत्ते 35 और 5 9 45 और 1 आ जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 13। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 13। आपको कितने सिक्कों, कौन से सिक्के निकालने, 2 रुपये के। 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना था, 4। 13 चौका 52। तो आपके 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 रुपये के सिक्के
सिक्के कितने होंगे? 13 गुणा 7, 13 सत्ते कितना आ जाएगा, सॉरी 13 चौका 52, एक की वैल्यू 13 तो 4 की वैल्यू निकालनी, 13 चौका 52। तो आपके पास कितने सिक्के थे? 52 सिक्के थे। किसके? 2 रुपए के आपके कितने सिक्के थे? 52। अगर आपसे पूछता कि 5 रुपए के सिक्के कितने थे? 13 पंजे 65 सिक्के थे। अगर आपसे पूछता कि 1 रुपए के 13 दूनी 26। अब देखो आप यहाँ, अगर आपके पास 13 पंजे 65, अगर 65 सिक्के आपके कितने हैं? 5-5 रुपए के, 65 सिक्के 5-5 रुपए के, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 32, 325 रुपए आपके इस टाइप के हैं जो 5-5 सिक्कों के। और आपसे देखो 13 चौका 52, 52 सिक्के कितने के हैं आपके? 2-2 रुपए के, 104 रुपए ये हो जाएंगे आपके। और 13 दूनी 26, 26 रुपए ये हो जाएंगे आपके। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो ये 15, ये 5, ये 455 आपका आ रहा है नहीं 455। तो आपके पर्स में टोटल रुपए कितने हुए? 455। अगर आपसे पूछता है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी, आपका आंसर होना चाहिए 26। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी, आपका आंसर होना चाहिए 52। अगर आपके 5 रुपए की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो आंसर आता आपका 325, सॉरी कितना? 13 पंजे 65। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है? सवाल नंबर देखिए 9। क्या दे रखा आपको सवाल? सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से है। ये एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपये है, वह धनराशि है। आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 5% की रेट से 2 वर्ष का आपको अंतर दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? 100 रुपये। CI माइनस SI का आपको अंतर दे रखा है 100 रुपये। वो ध्यान से देखो मैं कैसे करूँगा। और रेट आपको कितनी दे रखी है? 5%। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि साधारण ब्याज हर साल का समान होता है और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है। अब यहाँ देखो आप, मैं बात करूंगा सिर्फ साधारण ब्याज की, SI की। 2 साल का साधारण ब्याज, पहला साल और दूसरा साल। ठीक है, अब ये बताओ रेट कितनी है आपकी? 5%। 5% को 1/20 लिख सकता हूं या नहीं? मैंने प्रिंसिपल को, जो मूलधन था, मैंने 100 मान लिया। 100 माना। अगर मैं 100 मानता हूं और 5% की रेट से 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 100 का 1/20 ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने देखा यहाँ ब्याज मुझको मिला 5, तो पहले साल भी 5 मिलेगा और दूसरे साल भी मुझे 5 मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज दोनों साल का बराबर होता। अब बात आती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो पहले साल का ब्याज कितना है? यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहेगा। मैंने देखा सेम रहेगा। अब आपको 100 पर 1/20 यानी कि 5 मिल तो गया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी कि 5 का 1/20 और मिलेगा, यानी कि 5 का 1/20 ब्याज और मिलेगा। अगर मैं 5 का 1/20 निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 0.25 2 और 5 यानी कि 0.25 आ जाएगा। अब जो आपको ब्याज मिलेगा 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 25 रुपए और 25 पैसे और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 5 रुपए 25 पैसे ब्याज मिलेगा। अब आपको 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा। अब ये बताओ आप, 2 साल का साधारण ब्याज कितना? 10, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 10 रुपए 25 पैसे। अब ये बताओ इसका अंतर कितना दे रखा है? 0.25, और यही सवाल में आपको दे रखा कितना? 100 के बराबर। बस आप यहां से निकाल सकते हो। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रिंसिपल निकालना। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो ये 2 जीरो आ जाएंगे इधर, और 25 चौका 100, 400 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकाली। किस प्रिंसिपल कितना माना था हमने? 100 माना था। 100 से गुणा कर दूंगा इसका 400 के साथ, कितना आ जाएगा? 40,000 आपका मूलधन आ जाएगा। यही आपका सवाल था और कुछ नहीं था। ये नहीं कि आप
प्रिंसिपल मानोगे 1/20 लिखोगे, 2 साल की बात है तो 1/20 गुणा 1/20 400 लिखोगे, फिर उसका 1/20 निकालोगे, फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप इस टाइप से करते हो तो अच्छा, टाइम कम लगेगा आपको और आंसर भी सही आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, ब्याज आपको मालूम है कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ये नहीं कि भाई मैंने बता दिया आपको ऐसे ही, ये एक कॉन्सेप्ट है कि ब्याज जो है साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है। मैंने देखा कि 100 मैंने ब्याज प्रिंसिपल मान लिया, मूलधन मैंने 100 मान लिया, तो 100 पे 1/20 या 5% की ब्याज लगेगी तो 5 रुपये मुझे ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज दोनों साल का समान रहता है, पहले साल 5 मिला, दूसरे साल भी 5 मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का और दूसरे साल पहले साल का सेम रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल का सेम रहता है। 5 यहाँ मिला तो 5 यहाँ मिलेगा, दूसरे साल में 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 5 पे 1/20 और यानी कि 5% और मिलेगा। तो मैंने देखा 5 का 5% कितना होता है, 0.25 होता है। तो 5 रुपये 25 पैसे यहाँ मिला, 5 रुपये यहाँ मिला, यहाँ कितना मिला 10 रुपये, यहाँ कितना ज़्यादा मिला 25 पैसे। वही आपको सवाल में दे रखा है 100 की वैल्यू, मैंने एक की वैल्यू निकाल दी 400, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। तो मूलधन आपका कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 40,000 मूलधन था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, सवाल नंबर 10 देखिए आपका क्या दे रखा है। सवाल नंबर 10 है कि 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। अगर दूसरी बस 15 घंटे में 270 किलोमीटर चलती है तो पहली बस की गति क्या है। अब आपको अनुपात दे रखा किसका, स्पीड का, S1 और S2 11:9 दे रखा है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, आसानी से कर सकते हो। अगर दूसरी बस 15 घंटे में कितनी चलती है, 270 किलोमीटर चलती है, तो पहली बस की गति की निकालनी है आपको। तो ये बताइए, अनुपात दे रखा है 11:9। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ से आप अगर दूसरी बस है तो स्पीड निकाल सकते हो, S2 की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं। S2 कितना हो जाएगा 270/15, 5×15, या इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, 3×5 = 15 और 3×9 = 27, 5 से इसको डिवाइड कर दूं 18 आ जाएगा। यानी कि अब आपके पास 9 की वैल्यू 18 दे रखी, कितनी है, इसके दुगुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी पहली बस की स्पीड कितनी होगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की स्पीड कितनी है आपकी, रेशियो में थी 9, और ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, आई होप के बहुत इजी सवाल था, आसानी से कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। यानी कि चाल बराबर स्पीड जो होती है आपकी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी 270 किलोमीटर थी, टाइम कितना था 5 घंटे, स्पीड निकाल ली कितनी 18 आ गई, जो 18 की वैल्यू 9 की वैल्यू 18 दे रखी, इससे 2 टाइम्स ज़्यादा, तो ऐसे 11 आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। एक की वैल्यू यहाँ 1 है तो 11 की वैल्यू 22 हो जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी स्पीड आ जाएगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर 11 देखिए। 11 सवाल आपका क्या दे रखा है। सवाल ये है कि एक नल है M और N, सॉरी 2 नल हैं M और N, दोनों एक साथ 20/3 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि नल M केवल 4 घंटे कार्य करता है और शेष टैंक नल N केवल 9 घंटे में भरता है, नल N द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, आपको सवाल ये दे रखा है कि अगर दोनों साथ एक टंकी को भरते हैं तो 20/3 घंटे लगते हैं। अगर नल केवल 4 घंटे चलता है और शेष जो भर गया 4 घंटे में कुछ M ने भरा होगा, और जो रिमेनिंग बच जाता है उसको N जो भरता है 9 घंटे में भरता है, नल N द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। कभी भी आपका कैसे भी सवाल आए तो सबसे पहले उस सवाल को पढ़ा करो, ये नहीं कि डायरेक्ट एक लाइन पढ़ी और करना आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमेशा गलत कर लोगे ऐसे। तो जब कभी भी आप सवाल को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको अच्छे से क्लियरिटी का पता चलता है कि सवाल कह क्या रहा है। ठीक है,
तो हमेशा सबसे पहले आप लोग सवाल को पढ़ा करो, उसके बाद करने की कोशिश किया करो। अगर मैं इस सवाल में इफिशिएंसी, जिसको क्षमता बोलते हैं, अगर मैं इसको बराबर रख देता हूं तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो m और n दोनों एक साथ, m है प्लस n है, ये दोनों मिलकर 20/3 घंटे में उस काम टैंक को भर रहे हैं और 4 घंटे तक m ने काम किया, चला गया, फिर जो रिमेनिंग काम है वो n ने किया। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां देखो आप 20m माइनस 20n बराबर 3 चौक 12 प्लस 27n। अब मैंने n और m की वैल्यू निकालूंगा, ये कितना हो जाएगा, इधर 8m आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7n आ जाएगा। मैंने देखा m और n की इफिशिएंसी का रेशियो 7/8 है। अगर वो दोनों, अगर मैं टोटल टैंक की कैपेसिटी देखता तो कितने हैं, ये m 1 घंटे में सपोज करो 7 भर रहा है और ये n 1 घंटे में 8 भर रहा है। कितने घंटे काम किया उन्होंने, 20/3। उस टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, यानी कि 8 और 7 कितना मेरे प्यारे बच्चों, 15। कितने घंटे काम किए थे उन्होंने, 20/3, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 100 कैपेसिटी थी। सपोज करो 100 लीटर उस टैंक में पानी आ रहा था। कितना पानी आ रहा था, 100 लीटर। अब आपसे पूछा है कि उस 100 लीटर पानी को भरने में n कितने घंटे लेगा। अब n 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर रहा, n 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर रहा, तो 100 लीटर पानी कितने में भरेगा, तो n बराबर 100/8, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 12.5 घंटे ले लेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन में 12.5 घंटे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो आपको इस टाइप से करना है। मैंने देखा कि m और n मिलकर 20/3 काम कर रहे हैं और 4 घंटे m ने किया, जो रिमेनिंग काम है वो 9 ही करेगा, 9 घंटे मिलकर करा। तो मैंने देखा यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल दिया, m 1 घंटे में 7 भर रहा है, n कितना भर रहा है, 8 भर रहा है। अगर वो पूछता कि m उस टैंक को भरने में कितना समय लेता तो 100/7 हो जाता। अगर आपसे पूछता कि उस टैंक में टोटल पानी कितना था तो आपका 100 लीटर उसका पानी था। अगर आपसे पूछता कि कैपेसिटी उस टैंक की कितनी थी तो आपका आंसर 100 हो जाता। अगर आपसे पूछता कि बी उस टैंक को कितने घंटे में भरेगा तो 100/7 घंटे में। आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में 100% ही आते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से और अपने बहुत ही ध्यान से इस सवालों को करना है। अगले सवाल की ओर चलता हूं मैं कि अगला सवाल क्या दे रखा है आपको। सवाल देखिए 12। सवाल नंबर 12 देखिए, टाइम एंड वर्क से है आपका। ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं यदि बी और ए की क्षमता, दक्षता, जिसको इफिशिएंसी बोलते हैं, इफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है 2:3 के अनुपात में है, तो कितने दिनों में बी अकेला कार्य को पूरा करेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, इफिशिएंसी का रेशियो। इफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है, ए और बी का। किसका, बी और ए का। बी और ए का इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा 2 और 3। इसका मतलब ये है कि ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 दिन किया, 1 दिन में कितने यूनिट, 5 यूनिट। कितना, 100 काम हो जाएगा। कितना, 100 काम। अब आपसे पूछा क्या है कि तो कितने दिनों में बी अकेला उस कार्य को कर लेगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा बस। तो बी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, 50 दिनों में उस काम को कर लेगा। बहुत ही इजी सवाल था, आप सभी ने किया होगा ये सवाल इस टाइप के। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, 50 दिन आ गया। अगर आपसे पूछता ए उस काम को कितने दिनों में करता तो 100/3 आपका आंसर हो जाता 33.33
33 दिन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, 20 का 70%, 20 का 70% प्लस 400 का 16% प्लस 100 का 2%। अब यहाँ देखो आप, 0 से 0 ये भी कट, दोनों 0 से ये कट, 100 से ये कट, आपका कितना हो जाएगा 14, 16 चौका 64 प्लस 2, 16 ये हो गए आपके 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 का 0 और 6 और 1 7 और 1 8। आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इजी सवाल थे दोनों, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ इफिशियंसी का रेशियो दे रखा था, आप ये मत लिख लेना ए की इफिशियंसी ए और बी की, यहाँ लिख लेना 2 और 3 लिखोगे तो आपका आंसर 33.33 आ जाएगा, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सवाल को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही करना। ये नहीं आपने सवाल पढ़ा नहीं और करना स्टार्ट कर दोगे आप, ठीक है, गलत हो जाएगा 100% आपका सवाल। तो आपको सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सवाल को करना है। ठीक है, हम सवाल 13 कर चुके हैं, अब आखिरी के 2 सवाल हैं जो आपको देखने के, वो 2 सवाल आपके किस टाइप के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आप पढ़िए और कोशिश करिए करने की। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितनी है। अगर एक व्यक्ति 75% खर्च करता है, फिर अपनी आय को 20% बढ़ा लेता है और अपना खर्च जो है भी 10% भी बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितनी है। आपको बचत निकालना कि बचत कितनी परसेंट वो करेगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकम जो होती है हमारी, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैं 75% पे ही सारा के सारा वर्क करूंगा। 75% को मैं क्या लिख लूंगा, 75/100। इतना तो लिख सकते हो ना आप, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि आपके पास 3/4 आया। आपकी इनकम थी 4 रुपये, 4 यूनिट इनकम थी, 3 खर्च कर दी। मैं इसको इनकम है ये आपकी, ये आपका एक्सपेंडिचर है। अब ये बताइए आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि आय 20% बढ़ा दी। आय कितनी थी आपकी पहले 4, मैंने 20% बढ़ा दी तो कितना हुआ 80 हो गई आपकी। फिर मैंने देखा उसका खर्च कितना है यहाँ 3, अब मैंने खर्च को 10% बढ़ा दिया तो कितना आ गया आपका 30। अब ये बताओ आप, अगर मैं आय में से खर्च माइनस करूंगा तो सेविंग आएगा, 4 में से 1 गया 3। अब यहां आपको मालूम नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना आ जाएगा 50। अब मैं खर्च, उसकी बचत कितनी थी, अगर 1 की वैल्यू कितनी है 50 है, x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 50%। यानी कि उसकी बचत आपकी 50% थी। अगर आप इस टाइप से करते हो सवाल को तो आंसर आपका बेहद ही जल्दी आ जाएगा, अन्यथा आप और टाइप से करते हो तो आप इसमें हिलत जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने देखा कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैंने 75% को लिखा कि 3/4, इनकम आपकी 4 थी, 3 खर्चा किया, कितना बचा लिया 1। अब आपको निकालना है 1 की वैल्यू के वो कितने परसेंट आपकी बचत करता है। अगर मैं किसको, आय को 20% बढ़ा दिया तो मैंने 80 कर दिया, फिर खर्चे को 30 कर दिया, तो मैंने देखा कि यहाँ आपका 1 बच रहा है, वो 1 गुणा x बराबर 50, तो 50% आपका बचत हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल जो है वो आखिरी आपको मैं कराने वाला हूँ। आज की क्लास का आखिरी सवाल देखिए, आपका मेंसुरेशन से है। सवाल को पढ़िए और कोशिश करिए करने की कि आपसे होता है या नहीं, और मेरा तरीका देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको।
एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि, जिसको हम परिमाप बोलते हैं, 36 मीटर है। उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है। सिर्फ आपको क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ देखो, एक अर्धवृत्त है, ये आपका क्या है मेरे भाई, अर्धवृत्त है। ये ए है, ये बी है। अब ये बताओ अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की परिधि आपको 36 मीटर दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस भी चलेगा, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। चलेगा कि नहीं चलेगा। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है आपका 2 पाई आर। अब ये हाफ चला तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो पाई आर। बट पाई आर ए से यहां तक की दूरी है। अब डी तो ये भी चला ना, डी तो ये भी चला, तो मैं क्या लिखूंगा कि पाई आर प्लस डी को क्या लिख सकता हूं, डी बराबर होता है 2r के। तो यहां मैं क्या लिख लूंगा 2r। जैसे ही मैंने देखा, मैं r कॉमन ले लूंगा यहां से, तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो r गुणा 36/7 आ जाएगा। और वही आपको किसके बराबर दे रखा, अर्धवृत्त की परिधि 36 मीटर। तो कितना आ जाएगा 36, 36 से 36 कट, कितना आ जाएगा, रेडियस आपकी 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 7। तो बात सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, जब कभी भी इस टाइप का आपको सवाल बनता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो आपका होता है 36/7 गुणा आर। तो मैंने देखा, अगर मैं इसको नहीं करता, डायरेक्ट लिखता 36/7, आर बराबर 36 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 27/7 हो जाएगी। अब आपको पूछा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 7 गुणा 7। इससे मैं इससे काट दूंगा, ये कितना 11 बार 11 सत्ते 77, 77 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि वृत्त का परिमाप तो हो गया 2 पाई आर, अर्धवृत्त का हो गया पाई आर। ये भी तो चलेगा ना, ए से डी तक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो डिस्टेंस हम ऐड करेंगे, तो अर्धवृत्त का परिमाप आपका 36/7 आर हुआ होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों बड़े अच्छे से, जितना मुझसे हो सकता है, मैंने आपको 15 सवाल करा दिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखिए और कोशिश करिए समझने की। ये जितने भी सवाल हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो आपसे एक बात और बताना चाह रहा था मैं कि सबसे पहले आप अपने अच्छी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत कीजिए। ठीक है, और हमेशा एक टारगेट बनाइए कि हमें किसने टाइम किस किस सब्जेक्ट को देना। ये नहीं कि आपने मैथ पढ़ना तो पूरा दिन आप मैथ ही पढ़ते रहे। ठीक है, तो देखो यूपी पुलिस के आपके पेपर यूपी पुलिस के आपके एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो उसमें आपके मैं कोर्स आपको बता देता हूं कि आपके 20 सवाल आपके मैथ के आते हैं, लगभग 50 सवाल आपके रीजनिंग के आते हैं, 37 सवाल आपके जीएस से आते हैं और 37 ही सवाल आपके हिंदी के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बड़े ध्यान से आपको लगभग 4 से 5 महीने मिलेंगे। मैथ में पूरा ही कराऊंगा आपको, मैंने बता दिया है शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि 5 तारीख या 6 तारीख से मैं पूरे ही बेसिक से मैथ कराऊंगा। और जिनको पढ़ना है वो इस चैनल को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो जो मैं वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपना और अपने परिवार का अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आने वाले टाइम में अपने सिर्फ फोकस रखिए कि सिर्फ हमें कामयाब होना है और अच्छे से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी उत्साह और उमंग के साथ। जब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।